जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अग्निवीर प्रैक्टिस सेट 15 की। इससे पहले हम प्रैक्टिस 1 से लेके 14 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी पड़े हुए हैं। तो आप सभी लोग उन सभी को देख लीजिए। हमारा यहाँ पर भाग 1 है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो हमें ये दे रखा है, कह रहा है मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दे रखा है झारखंड, ऑप्शन सी दे रखा है झारखंड, ऑप्शन डी दे रखा है तेलंगाना। तो जो मध्य प्रदेश से जो अलग होकर बना है वो कौन सा राज्य बना है? छत्तीसगढ़ अलग होकर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड जो है ये यूपी से अलग होकर बना है। झारखंड बिहार से अलग होकर बना है, बिहार से अलग होकर। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 2 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमें दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है मिजोरम, ऑप्शन डी दे रखा है गोवा। तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो कौन सी राज्य की है? तो सिक्किम की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है, कह रहा है कि डिगबोई तेल रिफाइनरी राज्य में स्थित है। यानी कि डिगबोई जो तेल का रिफाइनरी है ये हमें बतानी कि कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन बी दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है बिहार, ऑप्शन डी हमें दे रखा है असम। डिगबोई जो तेल का कुआं है ये असम का है। ये भारत की पहली रिफाइनरी थी जिसे जो कहां पर है? असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे कह रहा है कि भारत ने ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते। यानी कि ओलंपिक 2024 में जो हुए थे वो हमें ये बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 6, ऑप्शन बी दे रखा है 7, ऑप्शन सी दे रखा है 5, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 8। तो ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है, कह रहा है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है। तो सूरज कुंड हमें मेला बताना है कि कहां पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन बी दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हमें दे रखा है हरियाणा, ऑप्शन डी हमें दे रखा है पंजाब। तो सूरज कुंड जो मेला है ये कहां पर आयोजित होता है? हरियाणा में। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 6 हमें दे रखा है, कह रहा है कि करवा चौथ में किस माता की पूजा की जाती है। तो हमें करवा चौथ हम बताना है, करवा चौथ में जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो कौन सी माता की पूजा होती है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है लक्ष्मी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है सरस्वती माता, ऑप्शन सी दे रखा है चौथ माता, ऑप्शन डी हमें दे रखा है करणी माता। तो करवा चौथ पर जो पूजा की जाती है वो कौन सी माता की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौथ माता की पूजा की जाती है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 7 हमें दे रखा है, कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि बंगाल का हमें प्रथम गवर्नर जनरल बताना है कि कौन था। ऑप्शन ए हमें दे रखा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी दे रखा है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी हमें दे रखा है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी हमें दे रखा है वॉरेंस हेंगस्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 8 हमें दे रखा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 51 का संबंध है। यानी कि अनुच्छेद 51 का जो है इसका संबंध किससे है। जो 51 का खा गा जितने भी हमें दिखाई देते हैं ये संविधान संशोधन से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें ये बताना है कि जो अनुच्छेद 51 का है इसका संबंध कौन किससे है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी दे रखा है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी हमें दे रखा है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी हमें दे रखा है सुप्रीम कोर्ट।
तो जो अनुच्छेद 51 का जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न हमें 9 दे रखा है, कह रहा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के हमें यह बताना है कि प्रथम कानून मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए हमें दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दे रखा है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन डी हमें दे रखा है अशफाक अली। तो भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 10 हमें दे रखा है, कह रहा है कि शीतल देवी विश्व की पहली बिना हाथ के तीरंदाजी है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। यानी कि जो शीतल देवी हैं ये विश्व की पहली बिना हाथ के तीरंदाजी वाली खिलाड़ी है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है। हमें पदक का नाम बताना है कि इन्होंने कौन सा पदक जीता है शीतल देवी ने। ऑप्शन ए हमें दे रखा है स्वर्ण, ऑप्शन बी दे रखा है रजत, ऑप्शन सी हमें दे रखा है कांस्य, ऑप्शन डी हमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो शीतल देवी ने जो ओलंपिक तीरंदाजी में जो पदक जीता था वो कौन सा जीता था, कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 11 हमें दे रखा है, कह रहा है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि हमें यह बतानी है कि गोदावरी नदी कहां से निकलती है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है नासिक की पहाड़ी, ऑप्शन बी हमें दे रखा है अमरकंटक, ऑप्शन सी दे रखा है इलायची पहाड़ी, ऑप्शन डी हमें दे रखा है विंध्यान। तो जो गोदावरी नदी है वो नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है, नासिक की पहाड़ियों से। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 12 हमें दे रखा है, कह रहा है कि अदिति योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी कि एक अदिति स्कीम थी, उस स्कीम का हमें संबंध बताना है कि किससे था। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है शिक्षा, ऑप्शन बी दे रखा है खेल, ऑप्शन सी दे रखा है कृषि, ऑप्शन डी दे रखा है रक्षा। तो अदिति जो योजना थी ये किससे संबंधित है, रक्षा से संबंधित है। अदिति जो योजना चलाई गई थी वो रक्षा के क्षेत्र में चलाई गई थी। आगे बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 13 हमें दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। देखो ग्रैमी जो पुरस्कार है ये ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये सिंगरों के लिए दिया जाता है, गायक क्षेत्र गायकों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा मोनाली ठाकुर, ऑप्शन बी दे रखा है नीति मोहन, ऑप्शन सी हमें दे रखा है तन्वी साहा, ऑप्शन डी हमें दे रखा है पलक मुंचाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तन्वी साहा। यानी तन्वी साहा भारत की पहली महिला है जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 14 हमें दे रखा है, कह रहा है ओडिशा किस खनिज के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। ओडिशा हमें बताना है कि भारत में ये खनिज उत्पादन के कौन से उत्पादन में सबसे आगे है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है क्रोमाइट, ऑप्शन बी हमें दे रखा है कच्चा लोहा, ऑप्शन सी दे रखा है मैग्नीज, ऑप्शन डी हमें दे रखा है तांबा। तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है उड़ीसा में वो किसका होता है, मैग्नीज का होता है। और ओडिशा जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसमें मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 15 हमें दे रखा है, कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन बनी। तो हमें यह बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। ऑप्शन ए हमें दे रखा है डोला बनर्जी, ऑप्शन बी दे रखा है पीटी उषा, ऑप्शन सी हमें दे रखा है राज लक्ष्मी सिंहदेव, ऑप्शन डी हमें दे रखा है करडम मलेश्वरी। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन बनी है, तो पीटी उषा बनी। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर, यहां से भाग 2 स्टार्ट हो जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि भविष्य की धातु किसे कहते हैं, यानी कि भविष्य की धातु किसके लिए कहते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है टाइटेनियम,
ऑप्शन बी हमें दे रखा है निकिल, निकिल का जो प्रतीक होता है वो Na। आगे हमें दे रखा है तावा, तावा को हम बोलते हैं Cu, इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है Cu। लोहा का जो प्रतीक होता है वो होता है Fe। तो हमें भविष्य की धातु बताना है कि भविष्य की धातु किसे बोला जाता है, तो टाइटेनियम के लिए बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 17 हमारे पास है, कह रहा है कि वयस्क मानव शरीर में अस्थियां होती हैं, यानी कि जो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं या पुरुष या महिला जो होती हैं, तो वयस्कों में हमें यह बताना है कि हड्डियां कितनी होती है। वयस्कों में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। अगर 300 हड्डियों की बात करेंगे तो ये शिशुओं में होती है। किसमें होती है, शिशुओं में। 300 जो अस्थियां होती हैं वो किसमें होती है, शिशुओं। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 18 हमें दे रखा है, कह रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है साइट्रिकम, ऑप्शन बी दे रखा है एस्कॉर्बिकम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है थायमीन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है टाइट्रिकम। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 19 हमें दे रखा है, हमसे पूछा है कि गति के नियम किसने दिए थे, गति का नियम किसने दिया था। ऑप्शन ए हमें दे रखा है आइंस्टीन, ऑप्शन बी दे रखा है फेरेल, ऑप्शन सी दे रखा है कोपरनिकस, ऑप्शन डी हमें दे रखा है न्यूटन। तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का हमें सूत्र बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है NaCl, ऑप्शन बी दे रखा है Na2Cl, ऑप्शन सी दे रखा है KMnO4, ऑप्शन डी हमें दे रखा है NaCl2। तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। और ये किसका सूत्र होता है, ये साधारण नमक का होता है, साधारण नमक। तो साधारण नमक का जो सूत्र होता है, साधारण नमक, वो क्या होता है, NaCl होता है, इसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 21 हमें दे रखा है, कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि है, यानी कि हाइड्रा में प्रजनन की हमें विधि बतानी है कि कौन सी विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हमें कह रहा है बहु विखंडन के द्वारा, ऑप्शन बी हमें दे रखा है विखंडन के द्वारा, ऑप्शन सी हमें दे रखा है विखंडन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है मुकुलन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न हमें 21 दे रखा है, प्रश्न नंबर 22 हमें दे रखा है, कह रहा है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का हमें पीएच मान बताना है कि कितना होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 4.4, ऑप्शन बी दे रखा है 8, ऑप्शन सी दे रखा है 6.8, ऑप्शन डी दे रखा है 9। तो जो लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि पौधों को अतिरिक्त पानी से छुटकारा दिलाता है, यानी कि पौधों के लिए अतिरिक्त पानी से छुटकारा कौन दिलाता है, कौन सी विधि। तो कह रहे हैं पत्तों का गिरना, ऑप्शन बी हमें दे रखा है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी हमें दे रखा है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन डी हमें दे रखा है श्वसन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 24 हमें दे रखा है, कह रहा है कि हृदय के किस भाग के द्वारा पहले ऑक्सीजन रहित रुधिर ग्रहण किया जाता है, यानी कि हृदय के किस भाग के द्वारा पहले ऑक्सीजन रहित, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन रहित है, रुधिर ग्रहण किया जाता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है दायां वेंट्रिकल, ऑप्शन बी हमें दे रखा है बायां ऑरिकल, ऑप्शन सी हमें दे रखा है दायां ऑरिकल, ऑप्शन डी हमें दे रखा है बायां वेंट्रिकल। तो जो ऑक्सीजन रहित जो रक्त जो ग्रहण किया जाता है वो दाएं ऑरिकल में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय जो होता है, हृदय के 4 भाग होते हैं इस तरह से।
तो किसी में रक्त आता है, किसी से रक्त जाता है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 25 हमें दे रखा है, कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है K2SO4, ऑप्शन बी दे रखा है K2CO3, ऑप्शन सी हमें दे रखा है KMnO4, ऑप्शन डी हमें दे रखा है KOH। तो ये तो हो जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है ये। हमसे पूछा है कि पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो ये होता है K2SO4, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 26 हमें दे रखा है, कह रहा है पृथ्वी का मध्यम कक्षीय वेग कितना होता है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी दे रखा है 20.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी हमें दे रखा है 26.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 24.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होता है, पृथ्वी का मध्यम कक्षीय वेग होता है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कह रहा है लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगती है उसका कारण क्या है। तो लोहे पर जंग कब लगती है कि अगर हम लोहे के लिए किसी नमी युक्त जगह में रख देते हैं तो उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। किसके कारण लगती है, नमी के कारण लगती है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है अपसलन के कारण, ऑप्शन बी हमें दे रखा है संचारण के कारण, ऑप्शन सी हमें दे रखा है कार्बोनेटीकरण के कारण, ऑप्शन डी हमें दे रखा है ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 28 हमें दे रखा है, कह रहा है कि न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन हमें बताना है कि किसका मात्रक है। तो न्यूटन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बल का। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 29 हमें दे रखा है, कह रहा है कि शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं। शुक्राणु कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमें दे रखा है प्रोस्टेट ग्रंथि में, ऑप्शन बी हमें दे रखा है वीर्य पुटिका में, ऑप्शन सी दे रखा है वृषण में, ऑप्शन डी दे रखा है अंडकोश की थैली में। तो जो शुक्राणु है ये कहां पर पाए जाते हैं, वृषण में पाए जाते हैं। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 30 हमें दे रखा है, कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीव है। ऐसा जीव बताना है जो कैसा है, बहुकोशिकीय है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है एगारिकस, ऑप्शन बी हमें दे रखा है साइनोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी हमें दे रखा है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी हमें दे रखा है पैरामीशियम। तो भाई जो एक कोश की जीव है वो कौन सा है, एगारिकस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो यहां से भाग 3 शुरू हो जाता है और भाग 3 में हम पढ़ेंगे गणित। तो गणित का जो पहला प्रश्न है वो हमें ये कह रहा है कि 600 का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए बचेंगे। देखो 600 रुपए है हमारे पास, तो जो 600 रुपए हैं वो अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। 100% में से हमने क्या किया कि 10% खर्च कर दिए। अब 100% में से अगर हमने 10% अगर खर्च कर दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास बचेंगे 90%। तो हमने बचे हुए बताने कि बचे हुए कितने हैं। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पर हम 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6 गुणा 90। इन दोनों की गुणा करोगे तो पीछे 1 जीरो और 9 पंजे 45, 9 छेक 54, कितना हो जाएगा 540। अगर 600 में से अगर हमने 10% खर्च कर दिया तो इसका मतलब ये है कि 60 रुपए हमने खर्च कर दिए। जब 60 रुपए हमने खर्च कर दिए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 540। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 540। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 32 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 1422 को कौन सी संख्या विभाजित करेगी। 1422 को हमें बताना है कि कौन सी संख्या विभाजित करेगी। भाई 5 तो नहीं करेगी। 5 कब करेगी, जब इकाई का अंक 5 है या फिर कोई 0 है। 9 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित होने का मतलब है कि संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का अगर हम योग कर लें, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5,
5 और 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 8 क्या 3 से कटेगा? 8 3 से नहीं कटेगा। जब 8 3 से नहीं कटेगा, जब संख्या 3 से ही नहीं कट रही है तो 9 से भी नहीं कटेगी। आगे हम चलेंगे, क्या संख्या ये 7 से कटेगी? तो 7 दूनी 14, 14 तो यहाँ से पूरे पूरे कट गए, आगे 22 बच गया, 22 7 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा। 11 से चेक करेंगे तो 11 एकन 11, बच गया कितना 3, आगे हो गए 32, बच गए 3, आगे हो गए 32। तो अगर हम काटेंगे तो अगर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, क्या 9 से कट रहा था? चलो यहां पर देखेंगे भाई 9 से गलत हो गया, तो ये संख्या 11 से नहीं कट रही है। 11 से नहीं कट रही है तो 7 से भी नहीं कटेगी। जब 7 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। 9 एकन 9, बच जाएगा कितना हमारे पास 5, आगे हो गए 52, 9 6 54 ज्यादा हो जाएगा, 9 5 45, 45 कट गए तो बच गए 7, आगे हम 2 उतार लेंगे तो 72, और 9 अट्ठे 72। तो ये संख्या किससे कट रही है? पूरी पूरी ये संख्या 9 से कट रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 33 हमें दे रखा है, कह रहा है कि वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? तो वर्ग के हमें शीर्ष बताने हैं। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो वर्ग के हमें शीर्ष बताने, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो वर्ग में कुल कितने शीर्ष हो गए? 4। तो वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो हमसे पूछा है कि 12 और 35 का लासा बताओ क्या होगा। तो लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो। तो एक इन दोनों से नहीं कटेगा, इसे हटा दो। 84 12 से तो कटेगा, लेकिन 35 से नहीं कटेगा, तो इसे हटा दो। 140 जो है ये 120 से कटेगा, लेकिन 35 से मुश्किल कटेगा, तो जो बचा हमारे पास क्या बच गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया, यानी कि 420 इसका सही आंसर होगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 35 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 9 का वर्ग बताओ क्या होगा। तो 9 का हमें वर्ग बताना है, तो 9 का वर्ग का मतलब 9 की घात 2 लगा दो, और 9 गुणा 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 36 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 25/15 का सरलतम अनुपात बताओ। इसे अनुपात हम बताना है। 5 से काटेंगे 5 25, और 5 से काटोगे 5 15, तो ये कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा, 5:3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 37 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 160 और 150 का औसत बताओ क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इनका अगर हम योग करेंगे, और पद कितने हमारे पास? 2, इन्हें जोड़ लो, कितना हो जाएगा? तो 150 और 10 कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। 310 के लिए अगर हम 2 से काटेंगे तो ये क्या बार में कटेगा? 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, बच गए 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 155, यानी कि जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा? 155 हो जाएगा। पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 से काटेंगे तो 155 बार में कट जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 38 हमें दे रखा है, कह रहा है एक लड़का 200 मीटर जाने में 4 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। तो चाल हमें बतानी है। चाल बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूरी हमें कितनी दे रखी है? 200 मीटर, और जो समय है वो कितना है? 4 सेकंड। 2 से अगर 4 से अगर हम भाग करेंगे तो 4 पंजे 20, क्या बार में कट जाएगा? 50 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। तो लड़के की चाल कितनी रही होगी? 50 मीटर प्रति सेकंड रही होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 39 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 60/7/10% भिन्नतम मान होगा। इसका हमें भिन्न का मान बताना। जब यहां से परसेंट हटाएंगे, जब परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा? ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी। जब ऊपर 100 से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 700, और बटे में कितना हो जाएगा? 10। तो इसकी अगर हम भिन्न देखेंगे तो इसकी जो भिन्न होगी वो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि 7/10% की जो भिन्न होगी, भिन्नतम जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 700/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 39 का।
दोबारा से चेक करते हैं कि दिक्कत तो ना हो गई। देखो एक बार इसे दोबारा देख, एक सेकेंड होगा। यहाँ 7 हमें 10 दे रखा है, परसेंट में दे रखा है 10, तो इसकी हमें भिन्नतम मान बताना है। तो देखो यहाँ परसेंट लगा हुआ है ना, हम नीचे समझ रहे थे, तो 7 में कितना हो जाएगा 100, 10, परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। यानी ऊपर तो हम 7 ऐसे ही रखेंगे, जब इनकी गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, यानी कितना हो जाएगा 7/1000 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, जो परसेंट है यहाँ पर लगी हुई है, और जहां से जब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो 7/100 हो जाएगा, 7/1000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7/1000। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 40 हमें दे रखा है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, परिधि बताओ कितनी होगी। यानी त्रिज्या हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हमें परिधि बतानी है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की अगर परिधि अगर हम निकालेंगे तो वृत्त की परिधि हम कैसे निकालते हैं, तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है 2πr। देखेंगे दो हम ऐसे लिख लेंगे, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, आर जो हमें त्रिज्या दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 7 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22 की, और 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44, 44 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी परिधि होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। वृत्त की परिधि का हमें फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है 2πr होता है। आगे चलेंगे तो प्रश्न नंबर 41 हमें दे रखा है, कह रहा है कि x² माइनस के 27 का गुणनखंड बताओ क्या होगा। यानी कि हमें दे रखा है x की घात 2, इसमें थोड़ा सवाल में मिस्टेक है, यहाँ x की घात 2 नहीं होगा, यहाँ x की घात 3 होगा। यानी कि x की घात 3 माइनस के 27 अगर हमें दे रखा है तो इसका गुणनखंड बताना है कि क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर x की घात 3 लिखा हुआ है माइनस, ये 27 के लिए हम 3 की घात 3 लिख देंगे, कितने लिख देंगे 3 की घात 3। अब देखो एक फॉर्मूला हमने सूत्र पढ़ा है कि अगर कहीं ऐसे होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम पहली ब्रैकेट के लिए ऐसे ही लिख लेते हैं a माइनस b, फिर बड़ी ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं a² प्लस v²। अब ये अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो हम यहाँ प्लस लगा लेते हैं और लिख लेते हैं ab। इसी के अनुसार देखेंगे तो इस तरह से हम अगर यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+3, x-3, क्योंकि बीच में माइनस दे रखा है ना, तो x-3 और बड़ी ब्रैकेट में हम लिख देंगे x² प्लस, अगर 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 9 और प्लस का इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस का 3x। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x-3 इंटू x² प्लस का 3x और प्लस के 9। ये प्लस में जब संख्या लिखी है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 42 हमें दे रखा है, कह रहा है कि a अनुपात v हमें दे रखा है 5:9, v अनुपात c हमें दे रखा है 6:11, तो हमें a अनुपात b अनुपात c बताना है। देखो a अनुपात v हमें दे रखा है 5:9। अच्छा v अनुपात c हमें दे रखा है, b अनुपात c जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 6:11। अब देखो यहां हम एक चीज देखेंगे कि जो यहाँ पर b का जो हमें मान दे रखा है वो 9 दे रखा है, यहाँ जो b का मान दे रखा है वो हमें 6 दे रखा है, तो इस अनुपात के लिए हम बराबर कर लेंगे। अनुपात बराबर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a अनुपात v अनुपात c लिखेंगे। यहाँ हमें a अनुपात v कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 5:9, आगे खाली है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर हमें दूसरा दे रखा है b अनुपात c, b हमें 6 दे रखा है और c हमें 11 दे रखा है। जब यहाँ खाली है तो कितना बढ़ा लेते हैं, 6 बढ़ा लेते हैं, इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 99, अरे 11 ने 99। यहाँ अगर हम 9 की गुणा 6 से करेंगे तो 9×5 45, 9×6 54। यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 5 की गुणा अगर 6 से करेंगे कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो ये संख्या है ये 3 से घट रही है, 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 बच गए तो यहाँ पर हो गए 24, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर कितना 3 से काटेंगे तो ये 33 बार में कट जाएगा। यानी इन तीनों का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 10:18:33 हो जाएगा, 10:18:33 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 43 हमें दे रखा है, कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो भुजा बताओ क्या होगी। वर्ग क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। कुछ इस तरह से अगर ये वाली भुजा इसकी अगर ये वाली भुजा अगर इसकी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर हम वर्ग का परिमाप देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का अगर हम परिमाप की बात करेंगे तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, यानी कि भुजा में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास परिमाप आ जाता है। यहां जो परिमाप दे रखा है वो हमें 32 दे रखा है, तो परिमाप की जगह हम 32 लिख देंगे बराबर 4a। 4 से अगर काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 8, यानी कि जो इसकी भुजा है वो कितनी होगी 8 होगी, कितनी होगी 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 44 हमें दे रखा है, कह रहा है किसी संख्या में उसी संख्या का, किसी संख्या में उसी संख्या का 2/5 घटाया जाए तो 54 प्राप्त होता है, संख्या बताओ। तो हम मान लेंगे, माना संख्या, वह संख्या हम मान लेंगे यहां पर कि वो जो संख्या है वो x है। कह रहे हैं कि संख्या में उसी संख्या का, उसी संख्या का मतलब x का 2/5 घटाया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है 54। तो हमें वो संख्या बतानी है। अब देखो हम क्या करेंगे, x माइनस इनकी गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2x/5 बराबर कितना है 54। x के बटे में हम 1 मान लेंगे तो नीचे इन दोनों की गुणा करके लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 5, ऊपर कैंची गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस का 2x बराबर कितना दे रखा है हमें 54। यहाँ पर अगर 5x में से 2x घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3x और बटे में कितने 5 बराबर कितना दे रखा है 54। 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 बार में कट जाएगा, यानी x/5 बराबर कितना हो जाएगा 18, बटे में 1 मान लेंगे, कैंची गुणा कर लोगे तो x बराबर आ जाएगा 18 पंजे 90, यानी कि जो वो संख्या है वो कितनी है 90 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 45 हमें दे रखा है, पूछा हमसे कि पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई हमें बताने की कैसी संख्या है। ऑप्शन ए हमें दे रखा है प्राकृतिक संख्या है, ऑप्शन बी दे रखा है परमेय संख्या है, ऑप्शन सी हमें दे रखा है अपरमेय संख्या है, ऑप्शन डी दे रखा है आवर्ती दशमलव संख्या है। तो जो पाई जो होती है, जो पाई जो होती है एक अपरमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर भाग 4 स्टार्ट हो जाता है तर्क शक्ति, यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न 46 हमसे कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, आगे आने वाला पद बताना है, NRVZD। तो आगे हमसे पूछा है क्या आएगा। तो देखेंगे n आता है 14 नंबर, R आता है 18 नंबर, V आता है 22 नंबर, Z आता है 26 नंबर और D आता है 4 नंबर। अगर हम 14 से 18 पर जा रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम 18 से 22 पर जा रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं, 22 से अगर हम 26 पर जा रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं, 26 से अगर हम 4 पर जा रहे हैं तो 4 जोड़ रहे हैं, ऐसे ही अगर हम आगे जाएंगे 4 से तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 नंबर पे क्या आ जाता है, तो 8 नंबर पे H आ जाता है। तो आगे वाले आने वाला जो अक्षर होगा वो क्या होगा H होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा H। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 47 हमें दे रखा है, कह रहा है कि MNOZQRSTU में Z अक्षर कितनी बार आया है। तो Z हमें बताना है यार। तो Z अगर हम देखेंगे तो Z कितनी बार आया है, एक ही बार तो आया है।
तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक बार। हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इनमें देखेंगे, इनमें जेड कितनी बार आया, तो जेड एक ही बार आया। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 48 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 35 लड़कों की एक पंक्ति में, यानी टोटल जो पंक्ति में है वो 35 लोग, ऊपर से एक लड़का का 15वां स्थान है, तो बताओ उस लड़के का नीचे से कैमा स्थान होगा। अब देखो ऊपर से उसका 15वां स्थान है, हमें नीचे से बताना है कि नीचे से उसका कौन सा स्थान है। तो हम ऊपर और नीचे वालों के लिए जोड़ लेते हैं। तो नीचे से हम मान ले रहे हैं उसका x1 नंबर है, और उसमें से अगर एक माइनस कर देंगे तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या आ जाती है, जो कि हमें कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। तो इन्हें अगर हम घटाएंगे तो 15 में से अगर एक जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 14 प्लस x बराबर 35। आगे देखेंगे तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 35 माइनस 14। अगर घटाएंगे तो अगर 5 में 4 जाएगा एक, 3 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है, तो नीचे से 21वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 49 हमें दे रखा है कि CEIM DGLQ समानुपात FGIO। तो आगे हमसे पूछा है क्या आएगा। देखो यहां पर CEIM से यहां पर जो बना है वो क्या बना है, DGLQ बना है। तो हमें ये बताना है कि FGIO से क्या बनेगा। तो सी देखेंगे 3 नंबर, ई देखेंगे 5 नंबर, आई आता है 9 नंबर, एम आता है 13 नंबर, डी 4 नंबर, जी 7 नंबर, एल 12 नंबर और क्यू 17 नंबर। यहां पर अगर हम देखेंगे तो डी, सी से डी पर जा रहा है, एक ऐड कर रहे हैं, ई से जी पर जा रहा है, 2 ऐड कर रहे हैं, आई से एल पर जा रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, एम से क्यू पर जा रहे हैं, 4 ऐड कर रहे हैं। ऐसे अगर एफ देखेंगे 6 नंबर, जी देखेंगे 7 नंबर, आई देखेंगे 9 नंबर, ओ आता है 15 नंबर। इसमें एक ऐड करो, इसमें 2 ऐड करो, इसमें 3 ऐड करो, इसमें 4 ऐड करो। तो अगर एफ में एक ऐड करेंगे तो 7 नंबर, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 15 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। यानी 7 नंबर पे क्या आ जाता है, जी, 9 नंबर पर आई, 12 नंबर पर एल, और 19 नंबर पे क्या आ जाता है, एस। तो जो हमारा जो सही आंसर होगा वो GILS हो जाएगा, GILS, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न नंबर 50 हमें दे रखा है, कह रहा है कि 2 7 27 107 427। तो आगे बताओ क्या आएगा। आगे हमें बताना है कि ये आगे क्या है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है कि 2 से 7 बनना, फिर 27 बनना है, फिर 27 से 107 बनना है, फिर आगे हम देख रहे हैं कि 427 आ रहा है, फिर आगे हमें बताना है कि क्या है। यहां पर क्या हो रहा है ये थोड़ी समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे 2 से 7 आया, 2 से 7 आया, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 में 3 से गुणा हो रही होगी, प्लस 1 ऐड कर रहे होंगे, तो 3 दूनी 6, और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7। ऐसे आगे अगर हम चलेंगे तो 7 में अगर हम 3 से गुणा करें और 1 जोड़े तो 7 ये 21, और 1 कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से नहीं बनना है। तो देखो इसमें क्या बन सकता है। तो यहां अगर हम देखेंगे कि 7 से 27 आया, कैसे आया, तो यहां पर अगर हम अंतर से देखना चाहेंगे तो यहां पर कितने का अंतर है, 5 का। यहां अगर अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 20 का। यहां अगर अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, तो 80 का अंतर है, 80 का अंतर हो जाएगा। यहां से यहां देखेंगे तो कितने का अंतर हो गया, तो 107 से 127 गए, यानी कितने का अंतर हो गया, यहाँ पर 320 का अंतर हो गया, यानी 320 जोड़े होंगे तब कितने बनना है, ये जाके तब जाके बनना है ये। तो इसमें हम कितने जोड़े कि आगे जाके ये बने। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही, यानी कि पहले हमने 5 जोड़े, 5 में 5 के बाद 20 जोड़े, 20 के बाद हमने 80 जोड़े, 80 के बाद हमने 320 जोड़े, तो आगे कितने जोड़े। तो हम कह रहे हैं कि 5 में किससे गुणा की होगी हमने, 4 से, तब कितना आ रहा है, 20। 20 में हमने किससे किससे गुणा की होगी, तो 4 से, तब कितना आ रहा है, 80। यानी कि 4 4 गुने ज्यादा जोड़कर आ रहा है
तो अगर हम 320 में अगर 4 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 8 और 12, यानी कि आगे जो संख्या जुड़ेगी वो 1280 जुड़ेगी। अगर हम 427 में 1280 जोड़ेंगे, 427 में 427 में अगर हम 1280 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 1200। तो ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, ये 10 का 0 हासिल का 1 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 और 1 यानी 1707 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1707, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1707। तो उम्मीद करते हैं सभी के लिए समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में हम कल लाइव मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।